हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारा लेखपाल सीरीज का ही नेक्स्ट वीडियो होगा और ये हमारा जो वीडियो चल रहा था पिछला दो उसका ही अगला पार्ट है। केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ रहे हैं हम। इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले ही आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेखपाल प्लेलिस्ट की, वहां से देख लीजिए या फिर ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के अपने जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनको खत्म करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट और आज ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो आपकी अगले टॉपिक की होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया? स्वच्छ भारत मिशन। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 685 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के क्रियान्वयन की अवधि कब तक की है? इसका जो इसके पहले वाला पार्ट था वीडियो का उसमें हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये सारी चीजें देखी थी। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो उसको देख लेना, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो देखो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था उसकी उपलब्धियों को देखते हुए और इसको बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की दूसरी चरण प्रारंभ की गई, जिसकी अवधि वर्ष 2020-21 से और लक्ष्य प्राप्ति की अवधि आपकी 2024-25। ठीक है, तो इसकी क्रियान्वयन की अवधि क्या हो जाएगी? 2024-25। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2024-25 क्या है इसकी लक्ष्य अवधि, और यही क्या हो जाएगी इसकी? यही हो जाएगी क्रियान्वयन अवधि। तो 2024-25 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2020-21 में शुरू हुई है, 2024-25 तक अपना लक्ष्य इसको अचीव कर लेना है। ठीक है, इसमें वही ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए काम किया जाएगा गांव को। अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत आपकी की गई थी 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र सरकार चलाती है इस योजना को, और यह योजना बनाई गई थी जो भी माँ और बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा यह चलाया जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी जो हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 64। जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर कितनी राशि की नगद सहायता प्रदान की जाती है? 1000, 1400, 2000 या फिर 3500? तो देखो जो भी जन स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर प्रसव कराने के लिए 1400 की नगद सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसमें जो आशा है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और योजना के तहत घर पर ही प्रसव को प्राथमिकता देने वाली जो महिलाएं हैं उनको प्रति प्रसव 500 रुपए का नगद राशि दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका संस्थागत प्रसव यानी जो आपके जन स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर, और ये क्या है? घर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस आयु के बच्चे लाभार्थी के रूप में शामिल होते हैं? 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 15 वर्ष या फिर 0 से 18 वर्ष? तो देखो जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके तहत 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो लाभार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इस कार्यक्रम की बात करें तो ये भी एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। देखो इस कार्यक्रम के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चे और सरकारी या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जो रजिस्टर्ड 6 से 18 साल के बच्चे हैं उनमें टीबी और कुष्ठ रोग का जल्दी पता लगाने के लिए जांच का प्रावधान है। और इसके अंतर्गत विकार
बीमारी, न्यूनता या विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट को भी शामिल किया जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस पर ध्यान दिया जाता है? पोषण, यौन, प्रजनन, ये सभी। तो ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 7 जनवरी 2014 में। ठीक है, इसमें 10 से 19 वर्ष के वयस्कों को लक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं आप ध्यान देंगे? पोषण, यौन, प्रजनन, स्वास्थ्य, नशाखोरी, गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोर और हिंसा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। ये सारे आप याद रखेंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप उसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना के तहत कौन सी उप योजना का संचालन नहीं किया जाता है? स्वस्थ नागरिक अभियान, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, मासिक धर्म स्वच्छता योजना या फिर स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान। तो देखो, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना के तहत 5 उप योजनाएं संचालित की गई हैं। कौन कौन सी हैं? स्वस्थ नागरिक अभियान, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान, गर्भ निरोधकों का सामाजिक प्रसार और गर्भ निरोधकों की निशुल्क आपूर्ति। ये 5। ठीक है, और ये क्या है? केंद्रीय योजना है जिसका वित्त कौन पूरी तरीके से उठाएगा? तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से उठाएगी। ये एक अम्ब्रेला योजना है आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी मासिक धर्म स्वच्छता योजना, यह इसके तहत नहीं है। बाकी स्वस्थ नागरिक अभियान, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य संरक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान, ये तीनों है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? निम्न में से कौन परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना के उद्देश्य है? फिर से नहीं, अगला क्वेश्चन है ये। परिवार नियोजन में सहायता करना, जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना, माता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी उसके उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2012, 2013, 2014 या फिर 2015? तो ये जो मिशन इंद्रधनुष आपका प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी और किस मंत्रालय ने की थी? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू किया गया था। कितने जिलों में किया गया था? तो 201 जिलों में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य 2020 तक ऐसे बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें 7 बीमारियों से लड़ने के लिए टीका नहीं लगाया गया है या आंशिक रूप से लगाया गया है, यानी कि 1-2 लगाए गए हैं और बाकी सारे छोड़ दिए गए। तो उनके लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कौन सा कार्यक्रम? मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण। और कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2014 में। तो और कितने जिलों में शुरू हुई थी? तो 201 जिलों में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की किस तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक तौर पर गुणवत्ता युक्त जांच कराई जाती है? इसके बारे में हमने पहले कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा महीने की 9 तारीख। हर महीने की 9 तारीख को जांच कराई जाएगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 2016 में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है? तो 2022 तक, जो कि 2022 हमारा चल रहा है, तो इसके तहत 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। और ये किसकी संकल्पना है? नीति आयोग की। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2017 में। 2017 में इसकी शुरुआत करी गई और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारत में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना
और इसकी शुरुआत किसने की? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72। राष्ट्रीय पोषण अभियान किसकी संयुक्त पहल के अनुरूप है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको कि आप WHO भी कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनिसेफ, या फिर ये सभी? तो देखो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और सतत विकास लक्ष्य के संयुक्त पहल के अनुरूप है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसके तहत जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2017 से 2022 तक में 2% की कमी लाना है। 2017 से 2022 तक में कितने परसेंट? 2% तक की कमी लाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 73। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 5,000, 6,000, 10,000 या फिर 15,000? तो देखो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई? सबसे पहले ये जानते हैं। तो इसकी शुरुआत भी 2017 में हुई और इसके तहत सभी जो भी गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला है, इनको 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि 6,000। अब देखो कैसे प्रदान की जाती है। तो इसमें जो 5,000 है, ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 5,000 3 किस्तों में दिए जाएंगे और 1,000 जननी 1,000 जो है वो जननी सुरक्षा योजना के अनुरूप जो संस्थागत प्रसव है उसके बाद दिया जाएगा। यानी 3,000 पहले मिल जाएगा और 1,000 प्रसव के बाद मिलेगा। और कैसा प्रसव? संस्थागत प्रसव, उसके बाद दिया जाएगा। तो इसका उद्देश्य आपका वित्तीय सहायता प्रदान करना ही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य कौन सा है? निशुल्क जांच, वित्तीय सहायता देना, अनाज उपलब्ध कराना या फिर बीमा प्रदान करना? अभी हमने देखा, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वित्तीय सहायता देना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसको आप सुमन योजना के नाम से जानते हैं, इसे कब प्रारंभ किया गया था? तो सुमन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन, ये कौन है? हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने करी। और कब की ये आपको बताना है। तो 10 अक्टूबर 2019, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उस समय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की थी और इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने परिवार कल्याण मंत्रालय का जो 13वां सम्मेलन था उसी के शुरुआत के दौरान की गई थी। और इस योजना के साथ ही वेबसाइट और शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया था इसी योजना के साथ, यानी सुमन योजना के साथ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? निम्न में से कौन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के उद्देश्य है? अभी आपको इसके उद्देश्य बताना है। ऑप्शंस देखो, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, भुगतान रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, माता एवं शिशु को प्रसव हेतु चिकित्सा उपलब्ध कराना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो ये करेक्ट सारे ऑप्शन है, सभी सही हो जाएगा। तो इसके उद्देश्य आपके हैं, पहला तो शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है। और अस्पताल में मातृ तथा शिशु मृत्यु दर की रोकथाम करना, भुगतान रहित सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा माता एवं शिशु दोनों को प्रसव हेतु बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। ये सारे क्या है? इसके उद्देश्य है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से की? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसकी शुरुआत हुई थी झारखंड से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। क्या नाम है? आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत हुई 23 सितंबर 2018 को। कहां से की गई थी? रांची, झारखंड से की गई थी।
रांची से की गई और इसके तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान कराने का प्रावधान है। और यह बीमा योजना बीपीएल परिवारों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों आदि के लिए लाभप्रद है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 78। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? 5 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख या फिर 10 लाख? तो 5 लाख ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका योजना है इसके अंतर्गत द्वितीय तथा तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए परिवार को 5 लाख तक चिकित्सा कवर करने का प्रावधान है। इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को मजबूत करना, 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर का निर्माण करना, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है? बीमा कवर करना, जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता देना या फिर निःशुल्क जांच करना? तो देखो सही है, ये जो सही है वो है जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना। ठीक, जन औषधि योजना राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है और इसके तहत वहनीय कीमतों का मतलब होता है जो कीमत आसानी से वहन की जा सके, उठाई जा सके, उन कीमतों पर और निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना। इससे जो भी कम आय वाले गरीब लोग हैं उनको काफी मदद मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का संबंध किससे है? वित्तीय सहायता से, जांच से, बीमा कवर से या फिर परिवार नियोजन से? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वित्तीय सहायता से। यह वित्तीय सहायता से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो प्राण घातक बीमारियों से पीड़ित गरीब परिवार है उनके रोगियों को सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल या फिर किसी संस्थान में उपचार कराने के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। सुपोषित माह अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है? बच्चों को, महिलाओं को, माताओं, स्तनपान कराने वाले को या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए यह जो योजना है वो चलाई जाती है। ठीक है, यह भावी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए एक अभियान है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत हुई मार्च 2020 में। और कहां से की गई अगर आपसे पूछे तो इसकी शुरुआत की गई थी कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान। तो ये हो गया सुपोषित माह अभियान। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास, ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, व्यक्तित्व विकास करना या फिर ये सभी? तो देखो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका सामुदायिक विकास योजना है ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। और यह योजना जो थी वो ग्राम विकास के लिए थी, ग्रामीण विकास केंद्रित योजना आप कह सकते हैं। और यह इटावा की एक अग्रगामी योजना थी, उससे प्रेरित थी। इसके मुख्य उद्देश्य थे कि ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना, मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना और जो ग्रामीण समुदाय है उनके स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करना, रोजगार सृजन करना, ये सारे क्या है इसके प्रमुख उद्देश्य। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में किस मंत्रालय द्वारा की गई? वित्त मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर परिवार एवं कल्याण मंत्रालय? तो इसकी शुरुआत की गई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2008 में शुरुआत की गई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया है? प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आयुष्मान भारत योजना, परिवार कल्याण समग्र मिशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? आयुष्मान भारत योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय आयुष्मान भारत योजना में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 85। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मतलब मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करना चाहिए? दैनिक यानी डेली, त्रैमासिक यानी 3 महीने पे, साप्ताहिक यानी 1 हफ्ते पर, या फिर पाक्षिक। तो देखो, दैनिक डेली उसका जांच पड़ताल करना चाहिए। ठीक है, ये जो आपकी मिड डे मील योजना या मध्याह्न भोजन योजना है, यह केंद्र सरकार द्वारा कब स्टार्ट की गई? तो 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनको दोपहर में भोजन प्रदान किया जाता है और इसकी जांच पड़ताल के लिए डेली जांच पड़ताल होती है स्वच्छता के लिए। अगला देखिए 86 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो देखो, ये आपकी अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पर किया जाना चाहिए। ठीक है, और इस भोजन में अगर आप सेंटर और स्टेट के अनुदान की बात करें तो सेंटर का 75% और स्टेट का कितना होता है? 25% अनुदान होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपके ये टॉपिक खत्म हो गया केंद्र सरकार की योजनाएं। इसके बाद के टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये आपका ग्राम समाज एवं विकास, अब लगभग इसके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं तो ये खत्म ही होने वाला है। इसके बाद मैं एमसीक्यूज की जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस बना दूंगी जो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जो आपको लगता है कि पढ़ना है तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं। So thank you so much for watching the videos. Keep watching and all the very best.